मूवी की शुरुआत ही एक ऐसी चोरी से होती है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि जोश नाम का आदमी अपने कुछ दोस्तों के साथ $20 मिलियन की चोरी का प्लान बना रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों में से किसी ने भी अपनी जिंदगी में आज तक एक पेंसिल तक चोरी नहीं की थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये आम लोग करोड़ों की चोरी करने के लिए तैयार हो गए? अब इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, जहां हम दी टावर नाम की एक आलीशान बिल्डिंग को देखते हैं। जोश भी इसी बिल्डिंग में बतौर मैनेजर काम करता है। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आर्थर नाम का एक अरबपति रहता है, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है, जिस पर वहां काम करने वाले हर शख्स को आंख बंद करके भरोसा था। जोश का भरोसा तो इतना ज्यादा था कि उसने बिल्डिंग के बाकी कर्मचारियों की तरह अपनी रिटायरमेंट की पूरी जमा पूंजी भी आर्थर के पास इन्वेस्ट कर रखी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज जो पैसा वो लोग आर्थर को दे रहे हैं, वही पैसा कल उनके बुढ़ापे की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस आदमी को वो अपना भविष्य सौंप चुके हैं, वही उनका पूरा भविष्य बर्बाद करने वाला है। अब एक सुबह जोश जब अपने काम पर पहुंचता है तो बिल्डिंग का जनरल मैनेजर मिस्टर साइमन उससे कहता है कि वो चार्ली से मिलना चाहता है और अगले 30 मिनट के अंदर चार्ली को यहाँ होना चाहिए। अब चार्ली जोश का जीजा होता है और कुछ देर बाद जब चार्ली वहां आता है तो जोश उसे डांटते हुए कहता है कि अगर आज वो साइमन के हाथ लग गया तो शायद उसकी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर चार्ली परेशान हो जाता है, जबकि वो पहले से ही काफी परेशान चल रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी यानी कि जोश की बहन जल्द ही मां बनने वाली थी। इस वजह से चार्ली घर से लेट निकला था। अब कुछ देर बाद मिस्टर साइमन जोश को एक और काम देता है, जिसमें उसे फैज नाम के आदमी का पेंट हाउस खाली करवाना था। फैज पहले बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन स्टॉक मार्केट में सारे पैसे गंवाने की वजह से अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने पेंट हाउस का किराया भी दे सके। इसलिए जोश उसे घर खाली करने के लिए कहता है, लेकिन फैज उससे कुछ और वक्त मांगता है। अब उसकी हालत देखकर जोश का दिल पिघल जाता है और वो फैज को कुछ समय का टाइम दे देता है, और शायद यही छोटी सी घटना बाद में जोश की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अब शाम को जब जोश घर लौटने वाला होता है, तभी बिल्डिंग का डोरमैन उसे बताता है कि वो अगले साल रिटायर होने वाला था। ये सुनकर जोश खुश होता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि रिटायरमेंट के बाद लेस्टर की जिंदगी आराम से कट जाएगी, क्योंकि वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा आर्थर के पास इन्वेस्ट करता था, जो रिटायरमेंट के बाद उसे मिल जाएगा। अब वो डोरमैन से बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक ब्लैक कलर की गाड़ी पर पड़ती है, जो पिछले 2 दिनों से वहीं खड़ी थी। जोश गाड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और घर चला जाता है। अब अगले दिन जब वो ऑफिस में आता है, तब वो दोबारा उस ब्लैक गाड़ी को नोटिस करता है, पर इस बार उस गाड़ी के अंदर से कुछ आदमी निकलते हैं, जिन्हें देखकर जोश तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो लेस्टर से जल्दी दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद वो सबको इसके बारे में बताता है कि शायद इस बिल्डिंग में चोरी होने वाली है। ये सुनकर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं। सीसीटीवी देखने पर उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने आर्थर को अगवा कर लिया है। ये देखते ही जोश बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उस गाड़ी के पीछे भागने लगता है, जिसमें वो लोग आर्थर को लेकर जा रहे थे। अब वो काफी दूर तक गाड़ी के पीछे भागता है, पर तभी एक महिला उस पर जोरदार हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। इसी बीच वो गाड़ी भी पलट जाती है, जिसमें आर्थर को ले जाया जा रहा था। ये सब देखकर जोश को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी कुछ ऑफिसर वहां आते हैं और आर्थर को अरेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर जोश उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आर्थर बेगुनाह है और इन लोगों ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। लेकिन वो महिला बताती है कि उसका नाम ऑफिसर मैडी है और ये सब उनका ही प्लान था, ताकि वो लोग आर्थर को पकड़ सके। असल में आर्थर पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने करोड़ों डॉलर का घोटाला किया था, जिस वजह से उसकी सारी संपत्ति फ्रीज करने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब जोश जब ये सब सुनता है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि बिल्डिंग के कई सारे वर्कर्स ने उसके पास अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, जो शायद अब उन्हें कभी नहीं मिलेंगे। अब उदास मन से जोश बिल्डिंग के अंदर जाता है। फिर वो बिल्डिंग में काम करने वाले सभी वर्कर्स को आर्थर की सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कई सालों से आर्थर उनके पेंशन के पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, और अब जब उसका घोटाला सामने आ चुका था तो सबको समझ आ गया कि उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी डूब चुकी है। इस वजह से सब लोग काफी उदास हो जाते हैं। पर तभी कुछ देर बाद खबर आती है कि आर्थर को $10 मिलियन की जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसे अपने पेंट हाउस में ही नजरबंद रहना होगा और FBI की परमिशन के बिना वो कहीं नहीं जा सकता। कुछ देर बाद ऑफिसर मैडी अपनी पूरी टीम के साथ आर्थर को उसके अपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहां उसकी नजर एक बेहद महंगी कार पर पड़ती है। आर्थर उसे बताता है कि ये 1963 की फरारी 250 GT है, जो कभी फेमस एक्टर स्टीव मैकवीन के पास हुआ करती थी, लेकिन आर्थर ने इसे करीब $1 मिलियन में खरीदा था और अब इसकी कीमत $20 मिलियन से भी ज्यादा की हो चुकी है। इसी दौरान जोश भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर आर्थर उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि उसका खाना यही भिजवा दिया जाए, क्योंकि अब वो बिना FBI की इजाजत के यहाँ से नहीं जा सकता। जोश उसकी बात समझ जाता है। कुछ देर बाद जोश FBI के साथ वहां से जाने लगता है। तभी लिफ्ट में जोश ऑफिसर मैडी से पूछता है कि क्या आर्थर सच में दोषी है और अब उन्हें उनका पैसा वापस कैसे मिलेगा, जिस पर मैडी उसे सलाह देती है
कि वो सभी वर्कर्स को यही समझाए कि वो सब आर्थर के खिलाफ गवाही दे, जिसके बाद उसे दोषी ठहराया जाएगा और वो अपने कर्मों की सजा जेल में काटेगा। वो आगे कहती है कि जो पैसे उन लोगों ने आर्थर के पास इन्वेस्ट किए थे, अब वो पैसे वापस मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। ये सुनकर जोश निराश हो जाता है। अब रात के समय जब जोश अपने घर जाने लगता है, तभी उसकी नजर अपने बचपन के दोस्त स्लाइड पर पड़ती है, जिसे पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी, क्योंकि स्लाइड आए दिन कोई ना कोई गलत काम करता रहता है। इसलिए जोश इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और वहां से चला जाता है। लेकिन उसी रात एक और भयानक घटना होती है, क्योंकि हम लेस्टर को देखते हैं जो अकेला रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़ रहा होता है और कुछ देर बाद जोश के पास एक कॉल आती है, जिसे सुनने के बाद जोश तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां जाकर हमें पता चलता है कि लेस्टर ट्रेन के सामने कूदने वाला था, लेकिन वक्त पर एक पुलिस वाले ने उसे पीछे खींचकर उसकी जान बचा ली। अब जोश जब लेस्टर से मिलने जाता है और उससे सुसाइड करने की वजह पूछता है, तो लेस्टर उसे बताता है कि कुछ महीने पहले उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यानी कि $3000 आर्थर को इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे, पर अब उसका सारा पैसा डूब चुका था। ये सुनकर जोश को काफी बुरा लगता है, इसलिए अगले दिन वो आर्थर से मिलने उसके पेंट हाउस जाने लगता है। लेकिन चार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि फिलहाल आर्थर से बात करना सही नहीं है। इसी बीच फैज वहां आ जाता है, जो जोश को बताता है कि जल्द ही उसके ऊपर भी केस होने वाला है। ये सुनकर जोश को याद आता है कि फैज भी स्टॉक मार्केट में काम करता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि आर्थर को कब पता चला होगा कि उसका सारा पैसा डूब चुका है, जिस पर फैज उसे बताता है कि आर्थर को करीब 1 साल पहले ही पता चल गया होगा। ये सुनकर जोश के दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर आर्थर को 1 साल पहले ही सब कुछ पता चल गया था, तो उसने सिर्फ 2 महीने पहले लेस्टर से $3000 क्यों लिए होंगे। इस पर फैज जवाब देते हुए कहता है कि शायद अपनी ऐश की जिंदगी जारी रखने के लिए आर्थर ने लेस्टर से पैसे लिए होंगे। अब सारी चीजें ध्यान में रखते हुए चार्ली भी जोश को ऊपर जाने देता है। अब FBI को बताया जाता है कि जोश यहाँ आर्थर के ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेने आया है, इसलिए FBI भी उसे अंदर जाने से नहीं रोकती। अब जैसे ही जोश आर्थर के सामने जाता है, तो वो सीधा उससे लेस्टर के $3000 के बारे में सवाल करता है, जिस पर आर्थर कहता है कि उसने लेस्टर के पैसे इन्वेस्ट करके उस पर एहसान किया था। लेकिन तभी चार्ली उसे बताता है कि पिछली रात लेस्टर ट्रेन के सामने कूदने वाला था। ये सुनकर आर्थर कहता है, मैं बस लोगों के पैसे इन्वेस्ट करता था, जिसमें पैसे डूबने के चांस तो बने रहते हैं। अब ऐसे में अगर वो पैसे डूबने की वजह से अपनी जान दे देंगे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनते ही जोश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गोल्फ क्लब उठाता है और आर्थर की सबसे कीमती फरारी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर आर्थर उसे रोकते हुए कहता है कि उसे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन जोश उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क भी पड़ता है, क्योंकि तुमने एक बार भी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि लेस्टर जिंदा है या मर गया। ऐसा कहते ही वो गोल्फ क्लब से आर्थर की बेशकीमती फरारी का शीशा चकनाचूर कर देता है, जिसे देखकर आर्थर की जान निकल जाती है। इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं, पर कुछ देर बाद मिस्टर साइमन जोश और बाकी लोगों को अपने ऑफिस में बुलाता है और सबको डांटते हुए कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्थर ने कितना पैसा चुराया है, लेकिन जोश और उसके साथियों ने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं था। अब क्योंकि उन लोगों ने इस बिल्डिंग के मालिक का नुकसान किया था, इसलिए साइमन उन सबको नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद वो तीनों एक एक करके अपना सामान समेटने लगते हैं। अब जाने से पहले जोश मिस लवका को उसके लॉ एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता है और फिर बाकी स्टाफ को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। पर इस वक्त जोश के दिमाग में नौकरी जाने का गम नहीं था, बल्कि उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी कि वो कैसे आर्थर से सभी लोगों के पैसे वापस ले। अब अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो उसी रात एक क्लब में जाता है, जहां उसकी मुलाकात ऑफिसर मैडी से होती है, जिसके बाद दोनों काफी देर तक ड्रिंक करते हैं। अब जोश मैडी को बताता है कि वो अपने स्टाफ की मेहनत की कमाई किसी भी कीमत पर वापस दिलाना चाहता है। ऐसे ही बात करते करते उन्हें काफी देर हो जाती है। इसी दौरान नशे की वजह से मैडी के मुंह से एक ऐसी बात निकल जाती है जो शायद उसे कभी नहीं बतानी चाहिए थी। वो जोश को बताती है कि आर्थर ने अपनी संपत्ति में से $20 मिलियन कहीं छुपा रखे हैं। FBI ने उस पैसे को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें आज तक आर्थर के वो पैसे नहीं मिले। अब ये सुनते ही जोश की आंखों में एक नई उम्मीद जाग जाती है और मैडी के वहां से जाने के बाद वो सारी रात इसी बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वो अपने पुराने ऑफिस जाता है और वहां से अपनी एक पुरानी नोटबुक लेकर आता है। अब घर आने पर वो एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि कुछ समय पहले आर्थर ने अपने पेंट हाउस में काफी मरम्मत का काम करवाया था और हो सकता है जिन पैसों के बारे में ऑफिसर मैडी बात कर रही थी, आर्थर ने वो पैसे वही छिपा दिए हो। लेकिन समस्या ये थी कि FBI पहले ही वहां की तलाशी ले चुकी थी, पर उन्हें कोई तिजोरी नहीं मिली थी। तो फिर $20 मिलियन आखिर कहाँ गए? ये सब सोचते हुए ही जोश का दिमाग घूमने लगता है, लेकिन उसे यकीन था कि तिजोरी कहीं ऐसी जगह छुपी है जहां कोई आसानी से उसे देख ही नहीं सकता। अब जोश एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो आर्थर से उन $20 मिलियन को चोरी करने का प्लान बनाता है, जिसमें वो एनरी, चार्ली और फैज को अपने प्लान में शामिल करता है और उन्हें अपना प्लान बताते हुए कहता है
कि वो सब आर्थर के पेंट हाउस जाकर उस छुपी हुई तिजोरी को ढूंढेंगे जिसमें आर्थर ने $20 मिलियन छिपा कर रखे हुए हैं। अब हेनरी और फैज को जोश का आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि उन दोनों को पहले से ही पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन चार्ली जोश के प्लान में शामिल होने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी तरह की मुसीबत नहीं चाहता था, पर फिलहाल उसके पास भी नौकरी नहीं होती, इसलिए ना चाहते हुए उसे भी प्लान में शामिल होना पड़ता है। अब जोश ने चोरी का प्लान तो बना लिया था, पर हैरानी की बात यह थी कि इनमें से किसी को चोरी करना नहीं आता था। ये लोग इतने शरीफ थे कि जिंदगी में किसी की एक चीज तक नहीं चुराई थी, फिर ऐसे में ये सब $20 मिलियन की चोरी कैसे करेंगे। अब जोश कुछ सोचते हुए कहता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है, और वो आदमी जोश के बचपन का दोस्त स्लाइड होता है जो फिलहाल जेल में है। अब अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जोश स्लाइड की बेल करवा देता है। इसके बाद जोश उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहां से ले जाता है। अब गाड़ी में स्लाइड जोश से पूछता है कि उसने उसे रिहा क्यों करवाया, जिस पर जोश उसे बताता है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ आर्थर के $20 मिलियन चुराने वाला है जिसमें उसे स्लाइड की जरूरत है। अब स्लाइड भी उसके प्लान में शामिल होने के लिए मान जाता है। इसके बाद जोश स्लाइड को अपनी पूरी टीम से मिलावाता है। जोश सबको बताता है कि स्लाइड कई बार जेल जा चुका है और चोरी की दुनिया को अच्छी तरह जानता है, लेकिन स्लाइड जैसे ही उन सबको देखता है तो वो जोश के साथ काम करने से मना कर देता है क्योंकि स्लाइड उन सबको देखकर ही समझ गया था कि चोरी करना इन लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए वो जोश को समझाते हुए कहता है कि चोरी करना सिर्फ ताला तोड़ना नहीं होता, बल्कि एक छोटी सी गलती पूरी प्लानिंग बर्बाद कर सकती है, और अगर चोरी के दौरान कोई गड़बड़ी हो गई तो इन नौसिखियों के लिए वहां से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन जोश पीछे हटने वाला नहीं था। वो स्लाइड से कहता है कि इस चोरी को अंजाम देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने पुलिस से पहले आर्थर के वो $20 मिलियन नहीं चुराए तो लोगों को कभी भी उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये सुनकर स्लाइड का दिल भी पिघल जाता है, इसलिए वो जोश के सामने एक शर्त रखता है जिसमें उन तीनों को मॉल से कुछ भी चुरा कर लाना होगा, और अगर वो तीनों चोरी करने में कामयाब हो गए तो स्लाइड उनके प्लान में शामिल हो जाएगा। अब सब लोग स्लाइड की बात मान लेते हैं और वो डरते डरते मॉल से कुछ ना कुछ चुरा कर ले आते हैं। अब स्लाइड को यकीन हो जाता है कि शायद ये लोग पूरी तरह बेकार भी नहीं है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सब लोग जोश के घर पर जाते हैं और असली मिशन की प्लानिंग शुरू करते हैं। जोश उन्हें बताता है कि उन सबको टावर में लगे कैमरों से कैसे बचना है, सिक्योरिटी गार्ड्स को कैसे चकमा देना है और किस रास्ते से पेंट हाउस तक पहुंचा जा सकता है। अब वो लोग पेंट हाउस में घुसने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज सुनकर सब लोग इधर उधर छिपने लगते हैं। कुछ देर बाद जोश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने ऑफिसर मैडी खड़ी होती है, जो जोश को बताती है कि अगले हफ्ते आर्थर को बेगुनाह करार देकर उसे पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा। वो आगे बताती है कि जल्द ही आर्थर तुम्हारे ऊपर भी केस करने वाला है क्योंकि तुमने उसकी महंगी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, और अगर तुम आर्थर से माफी मांग लेते हो तो वो तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करेगा। अब ये सुनकर जोश आर्थर से माफी मांगने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो जेल चला गया तो वो लोग कभी भी अपने प्लान को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो ऑफिसर मैडी के साथ ही आर्थर के पास जाता है और उससे माफी मांग लेता है। आर्थर भी उसे माफ कर देता है क्योंकि जोश की वजह से कई लोगों ने उसके पास पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसलिए वो जोश को जाने देता है। अब कुछ देर बाद जब ऑफिसर मैडी जोश को उसके घर छोड़ने आती है तो वो जोश को वही सीसीटीवी फुटेज देती है जिसमें जोश ने आर्थर की गाड़ी का शीशा तोड़ा था। अब फुटेज लेकर जोश वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो मैडी से कॉफी डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर ऑफिसर भी मान जाती है। इसके बाद जोश अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसके दोस्त उससे काफी नाराज होते हैं क्योंकि वो एक FBI ऑफिसर को डेट करने वाला था। पर कुछ देर बाद वो लोग फिर से अपने मिशन की बात करने लगते हैं, जहां स्लाइड सबको बताता है कि उन्हें तिजोरी खोलने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि उसने आज तक ऐसी हाईफाई तिजोरी में चोरी नहीं की थी, इसलिए हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो बड़ी बड़ी तिजोरियां खोलना जानता हो। ये सुनते ही जोश के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे टावर में काम करने वाली ओसा नाम की महिला का ख्याल आता है। इसलिए अगले दिन वो ओसा से मिलने जाता है और उसे वही तिजोरी दिखाकर पूछता है कि क्या वो इसे खोलना जानती है, जिस पर ओसा कहती है कि इसमें कई सारे स्पिंडल लगे हुए हैं जिन्हें खोलने में उसे लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और अब वो लोग ओसा को भी अपने प्लान में शामिल करने की बात कहते हैं, जिस पर ओसा बुरी तरह से भड़क जाती है। लेकिन जब जोश उसे बताता है कि उनका मकसद बस लोगों के इन्वेस्ट किए हुए पैसे को वापस लेना का है, तो ये सुनकर उस भी उनके प्लान में शामिल हो जाती है। अब अगले दिन जोश और एनरी टावर पर नजर रखने लगते हैं, तभी वो चार्ली को टावर में जाते हुए देखते हैं। इसलिए चार्ली जब टावर से वापस आता है तो जोश चार्ली से इसका जवाब मांगता है, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि मिस्टर साइमन ने उसे फिर से नौकरी पर रख लिया है, इसलिए अब वो उनके प्लान का हिस्सा नहीं बन सकता, और अब क्योंकि वो टावर में काम करने लगेगा इसलिए वो किसी को भी टावर में चोरी नहीं करने देगा। ये सुनकर जोश उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर मैडी को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि आर्थर की सुनवाई की तारीख बदल चुकी है और अब उसके केस की सुनवाई
थैंक्सगिविंग वाले दिन होगी। साथ ही आर्थर जोश के माफी मांगने के बावजूद भी वो उसके खिलाफ केस करने वाला है। ये सुनकर मैडी को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो जोश को कॉल करके इसके बारे में बता देती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि आर्थर की कोर्ट की सुनवाई अब थैंक्सगिविंग वाले दिन होगी। अब अपने ऊपर केस की बात सुनकर जोश ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि फिलहाल उसका बस एक ही मकसद था, आर्थर के वो $20 मिलियन चुराना। अब ऐसे ही करके थैंक्सगिविंग का दिन आ जाता है। जोश हेनरी को बताता है कि चार्ली की पत्नी आज ट्रेन से अपने अंकल के घर जाने वाली है, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उसका फोन चुराना होगा, जो बाद में हमारे बहुत काम आने वाला है। हेनरी तुरंत अपने काम पर लग जाता है और मौका मिलते ही चार्ली की पत्नी का फोन चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं, जो टावर में स्टाफ की ड्यूटीज लगा रहा होता है। इसी बीच आर्थर को उसके पेंट हाउस से निकालकर कोर्ट ले जाया जा रहा होता है। कुछ देर बाद हेनरी भी फोन के साथ वापस आ जाता है, पर तभी जोश देखता है कि स्लाइड सूट बूट पहनकर टावर की ओर जा रहा है। ये देखकर फैज कहता है कि ये सब तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, फिर स्लाइड ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर जोश कहता है कि कहीं स्लाइड उन्हें धोखा देकर अकेले सारे पैसे चुराने के बारे में तो नहीं सोच रहा, और अगर ऐसा है तो हम स्लाइड को माफ नहीं करेंगे। अब कुछ देर बाद वो लोग चार्ली के पास एक मैसेज करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उसका बच्चा कुछ ही पलों में पैदा होने वाला है, इसलिए वो जल्द से जल्द अपनी पत्नी के पास पहुंच जाए। अब जैसे ही चार्ली ये मैसेज पढ़ता है तो वो तुरंत हड़बड़ी में वहां से भाग जाता है, और उसके जाते ही जोश और उसके साथी भी काम पर लग जाते हैं, और कुछ ही पलों में वो चुपके से टावर के अंदर घुस जाते हैं। इसी बीच हम स्लाइड को देखते हैं, जो सूट बूट पहनकर मिस्टर साइमन के ऑफिस में बैठा होता है। वो साइमन से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो बैंक की तरफ से फ्रिज के अपार्टमेंट की मरम्मत का काम देखने आया है। इसी दौरान ओसा एक बर्थडे केक लेकर आती है, जिसके बाद सारा स्टाफ किसी का जन्मदिन मनाने में लग जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर जोश अपने साथियों के साथ ऊपर जाने लगता है। पर तभी साइमन उन्हें देख लेता है, पर क्योंकि सब लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, इस वजह से उसका ध्यान उन तीनों से हट जाता है। कुछ देर बाद साइमन स्लाइड के साथ फ्रिज के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, पर वहां जाते ही स्लाइड मिस्टर साइमन को एक अलमारी में बंद कर देता है। वही हम ओसा को देखते हैं, जो FBI के पास केक लेकर जाती है, जिसमें उसने नशीली दवाई मिलाई हुई थी, लेकिन ऑफिसर केक लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे चॉकलेट से एलर्जी होती है। अब ये देखकर ओसा उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। वही स्लाइड भी लिफ्ट की मदद से ऊपर आने लगता, लेकिन जब जोश को इस बारे में पता चलता है तो वो स्लाइड को रोकने के लिए उस लिफ्ट को ही बंद कर देता है, ताकि वो ऊपर ना आ सके। लेकिन स्लाइड इसके बाद भी लिफ्ट की छत खोलकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। वहीं जोश अपनी टीम के साथ पेंट हाउस में पहुंच जाता है, जहां जाकर वो सबसे पहले CCTV कैमरे ब्लॉक करते हैं। फिर वो जल्दी से उस तिजोरी को ढूंढने में लग जाते हैं, जिसमें पैसे छुपे हुए थे, पर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं भी तिजोरी नजर नहीं आती, इसलिए वो दीवारों पर मारना शुरू कर देते हैं। जल्द ही उन्हें एक खोखली दीवार मिल जाती है, जिसे देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर जल्दी से उस दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं, पर इसी बीच स्लाइड वहां आ जाता है, जो उन लोगों पर बंदूक तान देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, पर इससे पहले कि स्लाइड कुछ कर पाता, उससे पहले ही ओसा वहां आ जाती है और वो स्लाइड पर ही बंदूक तान देती है। मौका मिलते ही फैज स्लाइड की बंदूक छीन लेता है। इसके बाद वो लोग स्लाइड को बंदी बना लेते हैं और फिर से दीवार तोड़ना शुरू करते हैं। जल्द ही वो दीवार तोड़ने में कामयाब होते हैं, जहां उन्हें एक तिजोरी दिखाई देती है। तिजोरी देखकर उन सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर ओसा जल्दी से उस तिजोरी को खोलने में जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर मैडी आर्थर को लेकर कोर्ट पहुंच जाती है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि आज छुट्टी होने की वजह से कोर्ट बंद है। ये सुनकर ऑफिसर मैडी समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो तुरंत आर्थर को लेकर वापस टावर की ओर निकल पड़ती है। वहीं चार्ली भी वापस आ जाता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसे गलत खबर देकर गुमराह किया गया है। इसलिए वो सबसे पहले सिक्योरिटी रूम में जाकर पूछता है कि कहीं जोश तो अंदर नहीं आया, पर क्योंकि किसी ने भी जोश को अंदर आते हुए नहीं देखा, इसलिए वो लोग मना कर देते हैं। वहीं हम फिर से उन लोगों को देखते हैं जहां ओसा तिजोरी खोलने में कामयाब हो जाती है, पर जैसे ही तिजोरी खुलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि तिजोरी एकदम खाली होती है। खाली तिजोरी देखकर स्लाइड उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ पैसे ही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। ऐसा कहकर वो फैज से अपनी बंदूक वापस छीनने की कोशिश करता है, लेकिन फैज उसे बंदूक नहीं देता, जिस वजह से दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी हाथापाई में गोली चल जाती है, जो सीधा फरारी गाड़ी में जाकर लगती है। इसी बीच जोश की नजर गाड़ी पर पड़ती है और वो गाड़ी का पेंट कुरेद कर देखने लगता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी गाड़ी ही सोने की होती है। सब लोग जब उस गाड़ी को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि काफी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उन लोगों ने चोरी को अंजाम दे दिया था। पर अभी उनकी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को लेकर जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी जोश को एक आइडिया आता है, जिसमें वो इस गाड़ी को क्रेन की मदद से नीचे लेकर जाएंगे। असल में टावर के शीशे साफ करने के लिए एक बहुत बड़ी क्रेन का इस्तेमाल होता है, और उसी क्रेन की मदद से वो इस गाड़ी को भी बिल्डिंग से बाहर लेकर जा सकते हैं। अब अपने प्लान को सफल बनाने के लिए वो लोग उस क्रेन को नीचे लेकर आते हैं। फिर वो लोग उस पेंट हाउस का
एक बड़ा सा शीशा हटाते हैं और क्रेन के जरिए फरारी को बाहर निकालने की तैयारी करने लगते हैं। वो सब मिलकर जैसे तैसे करके उस गाड़ी को लिफ्ट से जोड़कर खिड़की से बाहर धकेल देते हैं, जिसके बाद एनरी उस गाड़ी को फैज के घर वाली मंजिल तक पहुंचाने के लिए धीरे धीरे नीचे ले जाने लगता है। पर इसी बीच उस FBI एजेंट को होश आ जाता है जिसे ओसा ने बेहोश किया था। वो पेंट हाउस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर जोश और स्लाइड डर जाते हैं, इसलिए वो दोनों फैज को जल्द से जल्द गाड़ी नीचे खींचने के लिए कहते हैं। अब ऑफिसर से बचने के लिए जोश और स्लाइड भी रस्सी की मदद से नीचे जाने लगते हैं। वही जैसे ही फैज गाड़ी को पकड़कर अंदर खींचने की कोशिश करता है, तभी अचानक वो खुद ही फिसलकर गाड़ी के साथ हवा में लटक जाता है। अब ये नजारा देखने में काफी डरावना होता है, क्योंकि एक गलती की वजह से उन तीनों की जान जा सकती थी। अब वो तीनों गाड़ी के साथ काफी देर तक हवा में लटकते रहते हैं, पर इसी बीच चार्ली वहां आ जाता है। अब क्योंकि वो पहले से ही उनके प्लान के बारे में जानता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उनकी मदद करनी पड़ती है, जिसके बाद फाइनली वो उन तीनों को गाड़ी के साथ अंदर खींच लेता है। लेकिन चार्ली को जोश पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जोश ने उस गाड़ी के चक्कर में न सिर्फ अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, बल्कि अपने साथियों को मौत के कुएं में धकेल दिया था। अब चार्ली को गुस्से में देखकर जोश उसे समझाता है कि ये गाड़ी पूरी सोने से बनी हुई है, जिसकी कीमत लगभग $45 मिलियन है। अब जैसे ही चार्ली उस गाड़ी की कीमत सुनता है, तो वो उनके प्लान में शामिल हो जाता है। अब उन लोगों ने पेंट हाउस से गाड़ी चुरा ली थी, लेकिन अभी भी उनका काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें अभी भी इस गाड़ी को यहाँ से शिफ्ट करना होगा। इसलिए वो लोग जैसे तैसे करके उस गाड़ी को लिफ्ट तक लेकर जाते हैं। वही एनरी लिफ्ट ऑपरेट करने लगता है। अब जोश गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगता है, तभी उसके हाथ एक नोटबुक लगती है, जिसमें आर्थर के सारे काले कार नामों का कच्चा चिट्ठा होता है। जोश उस नोटबुक को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो सब मिलकर गाड़ी को लिफ्ट के ऊपर रख देते हैं। पर इसी दौरान ऑफिसर मैडी अपनी टीम और आर्थर के साथ बिल्डिंग में आ जाती है और लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगती है। वही जोश भी अपने साथियों के साथ अभी भी लिफ्ट की छत पर खड़ा होता है। अब लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं, क्योंकि जब लिफ्ट पेंट हाउस पर रुकेगी तो कहीं गाड़ी पेंट हाउस की छत से टकराकर टूट ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखकर उन सबको अच्छा लगता है। अब जोश स्लाइड से पूछता है कि जिस गाड़ी से वो आया था उसकी चाबी कहाँ है। इस पर स्लाइड बताता है कि वो गाड़ी चोरी की थी, इसलिए उसकी चाबी अभी भी उसी में लगी हुई है। ये सुनते ही जोश जल्दी से लेस्टर को कॉल करता है और उससे उस चोरी वाली गाड़ी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। लेस्टर जल्दी से काम पर लग जाता है। वही आर्थर जब अपने पेंट हाउस में पहुंचता है तो अपनी गाड़ी को वहां न देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, पर तभी ऑफिसर मैडी उसे बताती है कि अब तुम्हारी बेल रद्द हो जाएगी, क्योंकि तुमने हमें अपने अपार्टमेंट की उस तिजोरी के बारे में नहीं बताया जिसे तुमने दीवार में छुपाया हुआ था, इसलिए तुम्हें अभी अरेस्ट किया जाता है। अब मैडी आर्थर को लेकर वहां से चली जाती है, पर जाने से पहले वो बिल्डिंग की CCTV फुटेज देखती है। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है जो तेजी के साथ वहां से जा रहा था। ये देखकर मैडी को लगता है कि वो गाड़ी इसी ट्रक में है, इसलिए वो जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करने लगती है। वही लेस्टर भीड़ को चीरते हुए गाड़ी भगा रहा था, पर कुछ दूर तक पीछा करने के बाद ही पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। पर जैसे ही पुलिस उस ट्रक का दरवाजा खोलकर देखती है तो उन्हें उस ट्रक में फरारी नहीं मिलती है। ये देखकर मैडी परेशान हो जाती है और जल्दी से लेस्टर के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम इस ट्रक को इतनी स्पीड में क्यों चला रहे थे, जिस पर लेस्टर झूठ बोलते हुए कहता है कि वो तो सुसाइड करने के लिए ट्रक तेज भगा रहा था। ये सुनकर मैडी उससे कुछ नहीं कहती और उसे जाने देती है। पर कुछ देर बाद पुलिस टीम गाड़ी चुराने के शक में जोश और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद वो उन सबको आर्थर के साथ वहां से ले जाने लगते हैं। आर्थर ट्रक में उन सबको काफी भला बुरा बोलता है, लेकिन जोश उससे कहता है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है। कुछ देर बाद जोश को कस्टडी में लाया जाता है। इसी बीच लवका वहां आती है, जो जोश और उसके साथियों की वकील होती है। लवका अपने बैग से आर्थर की वही नोटबुक निकालती है जिसमें आर्थर के सारे इल्लीगल कामों की लिस्ट थी। अब ऑफिसर जब उस नोटबुक को देखता है तो वो जोश और उसके साथियों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन जोश को अभी भी 2 साल की सजा काटनी पड़ेगी, क्योंकि आर्थर ने पहले ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की वजह से उसके ऊपर केस किया हुआ था, जिस पर जोश मान जाता है। इसके बाद जोश के सभी साथियों को रिहा कर दिया जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब उसी बिल्डिंग के टावर पर जाते हैं और वहां जाकर स्विमिंग पूल का दरवाजा खोलते हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहां आर्थर की वही गाड़ी होती है जिसे उन लोगों ने चुराया था। अब यहाँ खुलासा होता है कि उस दिन वो लोग गाड़ी को बिल्डिंग से बाहर नहीं लेकर गए थे, बल्कि उन्होंने गाड़ी को इसी पुल में छिपा दिया था। इसके बाद सब लोग उस गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स को उन सब लोगों में बांट देते हैं जिन्होंने आर्थर के पास पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिन्हें देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। वही आर्थर को उम्र कैद की सजा होती है, जबकि जोश को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन सजा के बाद भी जोश के चेहरे पर एक स्माइल होती है, क्योंकि फाइनली वो लोगों को उनके पैसे दिलाने में कामयाब हो गया था, फिर चाहे उसके लिए उसे जेल ही क्यों ना जाना पड़ा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।